नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस न्यूज़पेपर्स के ऐसे आर्टिकल्स जो आपको ये बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो पर जितनी भी इवेंट्स अभी हो रही हैं उससे क्या फर्क पड़ सकता है, आपके इनकम पर क्या फर्क पड़ सकता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया हंट्स फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स एज चाइना टाइटन्स ग्रिप। अब यहाँ पे मैं 2-3 दिन से एक न्यूज़ कवर कर रहा हूँ और वो ये है कि चाइना ने किस तरीके से रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं, जो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। 90% आई थिंक प्रोसेसिंग उनकी चाइना में ही होती है, वहीं से प्रोड्यूस होते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं। इवन दूसरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत काम आते हैं और चाइना ने ऐसे रूल्स बना दिए कि आपको अब उसके लिए लाइसेंसिंग लेनी होगी, अप्रूवल्स लेने होंगे, आप तभी चाइना से बाहर लेकर जा पाओगे एज़ अ रॉ मटेरियल। अब इंडिया को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रही है और दुनिया भर में भी आवाज़ उठाई है काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने। तो क्योंकि अब चाइना इस तरीके से परेशान कर रहा है तो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज़ ऑफ इम्पोर्ट, सबसे पहले कि जहाँ रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इम्पोर्ट कर पाए अमिड ऑनगोइंग सप्लाई डिस्रप्शंस फ्रॉम चाइना। क्योंकि कोई भी टेम्परेरी डोमेस्टिक ऑप्शंस है ही नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि इंडिया में इसे कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता, पता नहीं क्यों। एंड इवन अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने जब टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, तभी बीजिंग ने रिटेलिएट किया एंड ऐसे इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए एंड स्पेसिफिकली इन्होंने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए 7 हेवी एंड मीडियम रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एंड मैग्नेट्स पर, जैसे कि समैरियम, गैडोलिनियम और मतलब इसी तरीके से काफ़ी सारे और मेटल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिफेंस में, एनर्जी में, ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। तो चाइनीज़ कंपनीज़ नाउ दे आर रिक्वायर्ड कि आप डिफेंस लाइसेंसेस सिक्योर करो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ऐसे रिसोर्सेज को, वो उसे एज अ डिफेंस इक्विपमेंट ट्रीट कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये काफी, मैं कहूंगा, प्रॉब्लमैटिक है। स्पेसिफिकली इंडिया ने अश्योर किया कि जो मैग्नेट्स हैं सिर्फ ऑटोमेकर्स द्वारा ही यूज किए जाएंगे या डोमेस्टिक पर्पस द्वारा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज नहीं होगा। चाइना अभी भी कंसर्न है कि यहाँ पे पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशन है परमानेंट मैग्नेट्स का और इसका री एक्सपोर्ट किया जा सकता है कि इसको यूएस को भी ये बेचा जा सकता है इंडिया से। ये एक बड़ा इनका कंसर्न है। तो दिल्ली अभी बीजिंग से डिस्कशंस कर रहा है, देख रहा है फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ से ऑल्टरनेटिवली आप ये सोर्स कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा एक नया पूरा सप्लाई चेन क्रिएट करने में। एंड कुछ जो ये नेशंस हैं जो करंटली प्रोड्यूस करती हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स, वो करती हैं बहुत स्मॉल स्केल पे। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी बड़ा इश्यू बन सकता है। चाइना के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वेक अप कॉल है कि आप किसी कंट्री पे, स्पेसिफिकली चाइना जैसी कंट्री पे, आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। और चाइना यहाँ डोमिनेट करता भी है। आप ये देखिए कि 50% जो वर्ल्ड का रेयर अर्थ रिजर्व है वो इनके पास है। 70% एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी और 90% प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी किसके पास है? चाइना के पास। तो चाइना के बाद यूएस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास ही आपको साइज़ेबल रिजर्व्स नज़र आएँगे, जहाँ पे इंडिया होल्ड करता है कितना, 7 से 8%। तो इवन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा कोई मैग्नेट्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं। हांगकांग अगर आप देखोगे तो 10 से 15% यहाँ पर है रेयर अर्थ और एक्सट्रैक्शन का। जापान, साउथ कोरिया में 2 से 4% है। वियतनाम और मलेशिया रिस्पांसिबल 7 टू 8% ऑफ प्रोसेसिंग के। तो मलेशिया, वियतनाम और ये सारी कंट्रीज़ ऑप्शंस बन सकती हैं, बट वही है कि इनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है हमारे हिसाब से कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनर एकदम से बन जाए। और कहीं न कहीं इंडिया में इसका अल्टरनेटिव हमें ज़रूर ढूँढना होगा। टेम्परेरी हम लोग चाइना पर भी रिलाई कर सकते हैं लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ करके डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए, लेकिन ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी डिज़ाइन चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने मशीनरीज़ को बदलना होगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो ये एक इश्यू ऐसा है जो हमारे लिए क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बाधा डाल सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जितनी कार बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहाँ इश्यूज़ आ सकती हैं। एंड रेयर अर्थ एलिमेंट से अगर आप ट्रांज़िशन भी करते हैं लाइट अर्थ एलिमेंट्स पे, तो यहाँ पे डिज़ाइन चेंजेस लाने होंगे मोटर्स में और बाकी चीज़ों में, तो इट विल गेट रियली एक्सपेंसिव अगर हम लोग ये करते हैं तो। तो लेट्स सी यहाँ पे किस तरीके का अरेंजमेंट इंडिया कर पाता है कि हम फिलहाल तो अपने आप को सस्टेन कर पाएँ, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पर हम लोग मात ना खा जाएँ कहीं चाइना से। एंड ये इंश्योर करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी सप्लाई चेन सिक्योर करना ही होगा। बात करूँगा मैं अगले आर्टिकल की। अब अगला आर्टिकल क्या है? यहाँ पे मिडवेस्ट बेट कर रहा है 1000 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे। इंडिया का सॉल्यूशन क्या है सराउंडिंग रेयर अर्थ मैग्नेट्स? अब ये हो सकता है कि हम अच्छे ट्रैक पर आ गए हों, क्योंकि हैदराबाद वेस्ट एक मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स एमएएम करके कंपनी है और वो कह रही है कि वो प्रोड्यूस करेगी कंट्री का सबसे पहला रेयर अर्थ मैग्नेट बाय दिसंबर
फ्रॉम इट्स 500 टन कैपेसिटी पर एनम फैसिलिटी इन हैदराबाद। हैदराबाद में इनकी फैसिलिटी है और इन्होंने जो फैमिली ओन्ड कंपनी है कंसिडर कर रही है कि 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करके 5000 पर टन पर 5000 टन पर एनम पर ले आएँगे इन एडिशन टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और मिडवेस्ट लिमिटेड जिससे कंसर्न है इनकी, इन्होंने सिक्योर किए हैं माइंस जहाँ पर मोनेज़ाइट मतलब फीडस्टॉक होता है रेयर अर्थ्स का, जो स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका में है, ताकि ये लॉन्ग टर्म रोड मैप भी एक बार देख पाएँ। तो मिडवेस्ट ओन करता है माइंस जहाँ पे 650 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी होना है। तो ऑलरेडी एक हमारी कंट्री में एक कंपनी है जो इस पर काम करना जिन्होंने शुरू कर दिया है। बट स्टिल अगर कुछ महीने भी लगेंगे और कैपेसिटी बढ़ाने में कुछ साल भी लगेंगे तो इमीडिएट कंसर्न्स हमारे ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे पास ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस तरीके का मैं कहूँगा प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर सकती हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है और टेक्निकल नो हाउ भी वो ला सकते हैं। अब बात करूँगा एक अगले सेक्टर की, एफएमसीजी सेल्स की। अब देखो एफएमसीजी के बारे में हम क्या अभी पढ़ रहे हैं 1-2 साल से कि डिमांड घट गई है। इंडिया में कंज़म्पशन ही नहीं है। रूरल कंज़म्पशन बारिश पे डिपेंडेंट है। अर्बन कंज़म्पशन तो ऑलरेडी स्लो डाउन है। तो इसके जवाब में आप देखोगे कि क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट जैसे नीचे गया, आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं। और और अगर आप देखोगे तो जो ओवरऑल हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया इस बजट में, लास्ट बजट इन्होंने टैक्स स्लैब में चेंजेस किए हैं। तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें की गई। तो जो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, इनकी सेल बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिप आया मई में इन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वॉर और ये सारी चीज़ें हुई तो लोग थोड़ा-सा घबरा गए। स्पेसिफिकली ये 5 स्टेट्स में जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज हो गया, अनइवन हो गया। तो पैनिक बाइंग ट्रिगर हुई जिसकी वजह से 20% का ग्रोथ कहाँ गया एफएमसीजी में। लोगों ने राशन वगैरह खरीदना पहले शुरू कर दिया और हमें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार, लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी सिटीज़ थी जहाँ से बहुत ही पास आपको मिसाइल्स दिख रहे थे आसमान में। तो लोग ऐसे टाइम पर ज़रूर पैनिक करते हैं और जब आप आसमान में मिसाइल देख रहे हो तो आप एटलीस्ट 1 महीने का राशन लाके ज़रूर रखोगे। मारुति सुजुकी बीइंग वर्स्ट अफेक्टेड, सिनेमा हॉल्स में 50% का डिफ था और फार्मास्यूटिकल सेल्स तो फ्लैट थे, कुछ ज़्यादा असर पड़ा नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? ये बहुत जानना ज़रूरी है, आगे कभी कॉन्फ्लिक्ट हुए तो आप इसी एक्सपीरियंस को यूज़ करोगे उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिंग के डिसीजंस लेने के लिए, जो आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को फोकस पे फॉलो करना चाहिए बहुत ही क्लोज़ली। अब डीएस्केलेशन वगैरह हुआ उसके बाद, राइट, तो लोग जब डेली नेसेसिटीज़ के बारे में वरी करते हैं तो आप देखोगे कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा बिकने लगते हैं। एकदम से स्पाइक आता है। इसे हम स्पाइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोमेंटरी होता है। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि यहाँ पे बढ़ा और बढ़ता ही रह गया। बढ़ा और एकदम से फिर नीचे भी आ जाता है, इसलिए। पार्ले प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 से 15 से 20% की ग्रोथ आ गई अचानक से। कंज्यूमर ने पैंट्री लोडिंग की है एंड व्हीकल सेल्स और रेंटल जो है वो भी इम्पैक्ट हुआ है। मोटर कार सेल्स 21% का ड्रॉप आ गया इसमें। 21% मतलब डबल डिजिट ड्रॉप इज़ अ बिग ड्रॉप अगर आप देखोगे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लीडर कौन है हमारे यहाँ? मारुति सुजुकी है, इनका 55% का मार्केट शेयर है। ठीक है? स्पेसिफिकली ये सारे 4 स्टेट्स में तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या हुआ? मारुति सुजुकी ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। बट येस, अब क्योंकि सिचुएशन नॉर्मलाइज़ हो गई है तो वी हैव टू सी कि क्या हम वापस से एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएँगे जहाँ पे एफएमसीजी में ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है। एंड वी आर वेटिंग कि जो लैग इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला था टैक्स स्लैब में चेंजेस आने की वजह से, वो क्या पता देखने को मिल जाए। तो एफएमसीजी में ग्रोथ थोड़ी-सी भी सस्टेन हो गई, भले ही ड्रॉप आए, तो इसका मतलब कि हमारा एक तो रूरल कंजम्पशन बेटर हो रहा है और कहीं न कहीं जो टैक्स चेंजेस हैं और आरबीआई के डिसीजंस हैं, उसका इफेक्ट शुरू होते हुए नज़र आए। शुरुआत करूँगा अगले आर्टिकल की और ये बैंक्स के बारे में है। बैंक्स फॉलो आरबीआई क्यू ऑन रेट कट्स। अभी आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को कट किया और सीआरआर को भी कट किया, कैश रिजर्व रेशियो को। तो बहुत सारी सरकारी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, करूर व्यवसाय बैंक, इन्होंने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स को घटा दिए हैं, ठीक है? और 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिए हैं, मतलब 0.5% कम हो गया है। पीएनबी ने रिवाइज़ कर लिया अपना रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट आरएलएलआर, ठीक है? ये पहले कितना था? 8.85 था, अभी कितना हो गया? 8.35। जो मार्जिनल कॉस्ट है फंड्स का बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट, ये इनका अनचेंज्ड है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखोगे तो इन्होंने रिडक्शन अनाउंस किया अपने आरएलएलआर में बाय 50 बेसिस पॉइंट्स एंड यहाँ पे कितना लिया है? 8.15%। यूको बैंक ने भी रिड्यूस किए हैं अपने एमसीएलआर को, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स
बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यहाँ पे भी हमें घटता हुआ नजर आया है। तो आरबीआई ने 5.5% कर दिया है अब हमारे रेपो रेट को। मार्केट काफी सरप्राइज हो गई कि सबको लग रहा था 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% का रेट कट आएगा, लेकिन आया कितना? 0.5%, दैट इज 50 बेसिस पॉइंट्स का। क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो भी अगर आप देखोगे तो 100 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रिडक्शन आया, जो कि कंप्लीट सरप्राइज था सबके लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये कितना हो चुका है? 3% हो चुका है। तो काफी बढ़िया न्यूज हमें देखने को मिला बैंक्स के लिए। एंड अब देखो कि ये लैंडिंग रेट्स एग्जिस्टिंग है और ये न्यू रेट है जो अब एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ हमें अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि हम चाहेंगे कि रेट्स घटें, क्रेडिट सस्ता हो और लोग पैसे को यूज करके कंजम्पशन बढ़ाएं। ये सारी चीजें क्या करती हैं आपको पता होगा, ये सारी चीजें ये करेंगे कि आपके कंजम्पशन बढ़ेंगे। आप आपका होम लोन सस्ता हो गया लेट्स से, तो आप उस पैसे को कहीं न कहीं तो डालोगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगा। आप हर महीने अगर 5,000 की इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा क्रिएट हो रही है आपके यहाँ, तो कहीं न कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के जीडीपी में, राइट? आप चाहे कंजम्पशन करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप शेयर बाज़ार में डाल दो, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि कहीं न कहीं वो आई मीन कंजम्पशन में ही एक तरीके से आपके ऐड करेगा। इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो कहीं न कहीं काफ़ी फ़ायदा ही होगा। इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइकिल ही क्रिएट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कंजम्पशन का डेटा अच्छा है, कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि सारे जो स्टेप्स हम ले रहे हैं रिसेंटली, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े स्टेप्स हैं वो हमारे कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।